हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनर्स वी सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने 3 टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें कि हमारा है अमेरिकी आक्रमण, दो ध्रुवीय शक्तियों का आना और संगठन का बनना। इससे पहले हम लोग कोल्ड वॉर के ऊपर यानी कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का हम लोग 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा दोस्तों। दूसरा पार्ट जो हमारा है उसमें हमने खास तौर पे स्पेशल टॉपिक जो आपका 4 नंबर का सवाल बनता है, जिसको हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, वो वाला टॉपिक हमने क्लियर किया। आज हमारा टारगेट है पार्ट 3 में गाइस कि 3 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें अमेरिकी आक्रमण की किस तरीके से अमेरिका आक्रमण करता है, किसके ऊपर, जापान के ऊपर। दूसरा हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो कोल्ड वॉर हुआ उस टाइम पर दो विचारधाराएं किस तरीके से आती हैं और दो विचारधाराएं आपस में किस तरीके से क्या करती हैं, गुटों में बढ़ जाती हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो होगा हमारा कि अमेरिका और सोवियत संघ ये कौन कौन से संगठन बनाते हैं अपने सुरक्षा के पर्पज से, उन सबके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसमें से हमारा जो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है अमेरिकी आक्रमण की हाउ यूएसए अटैक्स ऑन जापानीज सिटीज दैट वी आल्सो नोन एज हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वाई यूएसए अटैक्ड ऑन जापानीज सिटी, ये रीजन बनता है। तो उसमें आपको ये तो पता ही है कि भैया इन शहरों पर अटैक किया, लेकिन कारण क्या था, एक्चुअल कारण क्या था कि जो जापान था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आपको पता है वो किसके एक्सिस की ओर आ गया था, यानी कि धुरी राष्ट्र की ओर आ गया। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये थी इनकी। दूसरी प्रॉब्लम जो मेजर थी भाई कि जो जापान है, जापान ने क्या किया था, पर्ल हार्बर एक जगह है, आप बात करते हैं जो अमेरिका वहां पर क्या करता है, जहां पर पोर्ट्स के माध्यम से, बंदरगाह यानी कि जहां पर शिपिंग के माध्यम से क्या करता है, वो अपने ट्रेड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। वहां पर क्या किया अमेरिका से किस तरीके से जापान कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आता है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर क्या किया, अटैक किया। पहली कहानी तो इसमें ये हो गई। दूसरी कहानी जापान ने क्या करी कि जो अमेरिका का साथ देने वाले थे, जो व्यापार करने वाले थे, नीदरलैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो उन पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इन सब चीजों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या करा, जापान शहरों पर अटैक किया और जापान पूरे वर्ल्ड को यह बताया कि जापान किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और इलीगल तरीके से वेपन्स का निर्माण कर रहा था, जिसके कारण से हमने उस पर अटैक इसलिए किया ताकि हम इन सब चीजों पर कंट्रोल पा सके और जापान को इलीगल यानी कि आप बोल सकते हैं गैर कानूनी तरीके से जो हथियार का निर्माण कर रहा था उस पर लगाम लगा सके। तो यूएनओ में भी इस चीज का क्या किया गया, बाद में सपोर्ट किया। पहले तो उन्होंने भी विरोध किया, क्यों, क्योंकि यूएनओ सुप्रीम होता है कोई भी डिस्प्यूट पर क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। वहां पर अमेरिका का उन्होंने साथ दिया। ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्यों, मेजर रीजन क्या है, क्योंकि जो अमेरिका है वो यूएनओ में क्या करता है, इकोनॉमिकल तरीके से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अपना सहयोग देता है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पहला टॉपिक कि अमेरिका ने आक्रमण किस तरीके से किसके ऊपर किया, जापान के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जापान के 2 शहर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं। ये ज्यादा गैप नहीं दिया, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, न्यूक्लियर अटैक्स की बात करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने जापान पर किया। वो है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त, यानी कि 3 दिन का गैप। पहले तो 6 तारीख को अटैक करा, दूसरा क्या है 3 दिन के बाद यानी कि 9 तारीख को, सेम महीने की बात करते हैं, सेम ईयर की बात करते हैं कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने सांस लेने का मौका नहीं दिया, किसको संभलने का मौका नहीं दिया, जापान की बात करते हैं। तो यहां पर ये जो बॉम्ब गिराए गए, वहां पर दोस्तों आपके क्वेश्चंस बनते हैं कैसे कि अमेरिका ने जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया किस पर अटैक करने के लिए, जापान पर, उस बॉम्ब का नाम क्या था। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। लिटिल बॉय जो 6 तारीख को अटैक किया था, वही 9 तारीख की बात करते हैं, उसका नाम है क्या, फैट मैन, याद रखने के लिए मोटा आदमी। और वैसे भी आप 6 तारीख वाले को समझ सकते हैं, छोटा लड़का। इस तरीके से एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, आप जिस वे में अंडरस्टैंडेबल हो उस चीज को आप क्या करें, कैप्चर करें। अब जो बॉम्ब गिराए गए थे उसका जो वेट पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक की आप बात करते हैं। अब तो एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो उसमें पूछा जाएगा 15 से 10, 15 से 20, 10 से 15, 12 से 15, इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये कहानी मैंने आपको बता दी कि क्या कारण थे भाई कि जिस तरीके से अमेरिका ने जापान पर अटैक किया। तो जापान जो खास तौर पर
पर्ल हार्बर है वो अमेरिका का एक क्या था, पोर्ट था, जिसको आप क्या बोलते हैं, बंदरगाह, जहां से आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। वहां पर जापान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जापान पोर्ट्स पर अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल तरीके से किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका, और अमेरिका से जो जुड़े देश थे जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा था, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं नीदरलैंड, जिसकी राजधानी है, और ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, लंदन की बात करते हैं। ये चीजें, ये आपका पहला टॉपिक है दोस्तों। होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल चीजें हैं, कितनी चीजें करनी है आपको, शहर के नाम याद रखने हैं, कब, बॉम्ब का नाम क्या है, बॉम्ब का वेट कितना था, और आप बात करते हैं क्यों किया गया। क्योंकि आप देखेंगे किसी पर अटैक करने का मेजर रीजन होता है, आप बिना वजह के आप अटैक नहीं कर सकते। ये क्या कहता है, यूएन के पर्सपेक्टिव चार्टर में ये चीजें क्या हुई है, मेंशन है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास दो ध्रुवीय शक्तियों का आना। दोस्तों एज वी ऑल नो वेरी वेल दैट कोल्ड वॉर स्टार्टेड सिंस 1945। 1945 से आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। अब ये वही कोल्ड वॉर है जहां पर दो आइडियोलॉजी क्या होती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, कैपिटलिस्ट की बात करते हैं और कम्युनिस्ट। ये वाला पार्ट मैंने पार्ट 1 में करा रखा है दोस्तों, कोल्ड वॉर के इंट्रोडक्शन में। आप चाहे तो जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, वो चीजें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, इजी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहां पर समाजवादी या साम्यवादी, ये क्या है, एक आइडियोलॉजी है। अब जाहिर सी बात है, मैं किसी भाषा को बोलता हूं तो वो किसी न किसी कंट्री से या किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करता हूं। तो वहां पर वो कंट्री थी जहां पर विचारधारा है कौन सी, कम्युनिस्ट यानी कि समाजवादी या साम्यवादी। वहां पर वो थी यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो सोवियत संघ, जो करंट में हम रशिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये कौन सी दल वहां पर भैया शासन कर रही थी, वो बोल सकते हैं साम्यवादी दल। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं जिसमें एक मेजर लीडर का नाम आता है, वो आता है निकिता क्रुश्चेव की बात करते हैं, प्लस आप बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जो आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पढ़ेंगे, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे तब। दूसरा है हमारे पास पूंजीवाद। ये पूंजीवाद बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये सिंपल मैनर में सबको पता है। पूंजीवाद का मतलब क्या, सेल्फ बेनिफिट की बात करते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ आत्मलाभ की बात करते हैं कि मैं किसी के साथ व्यापार कर रहा हूं, मेरा मुनाफा हो रहा है, तभी तक मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रही हूं। ये आइडियोलॉजी किसकी है, डॉलरमय दुनिया के नाम से जिसे हम जानते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जिसे जानते हैं। ये भी आपको चीजें देखनी है। तो दो टॉपिक हो गए हमारे दोस्तों, दो ध्रुवीय शक्तियों का आना। क्योंकि आप देखेंगे 1945 तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, जिसमें सब एक साइड थे, अलाइट वाले एक साइड थे और एक्सिस वाले एक साइड थे। तो अलाइट में तो यूएसए यूएसएसआर। लेकिन 1945 में ऐसा क्या हुआ कि दो भागों में बट गए। रीजन एक ही था कि सब इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी इंडिविजुअल तरीके से एक अपना अपीयरेंस, अपनी एक आप बोल सकते हैं व्यक्तित्व, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन बनाना चाहते थे, जिसके कारण से आइडियोलॉजी बढ़ जाती है। कितने भागों में, 2 भाग की बात करते हैं, 2 भाग की बात करते हैं। अब आता है जो तीसरा टॉपिक है हमारा, संगठन का बनना। क्योंकि आप देखेंगे एक मैं किसी संगठन को चला रहा हूं, एक आप किसी संगठन को चला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हम दोनों के बीच में राइवलरी होगी कि कौन सा संगठन किसका बेस्ट है। तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को सिक्योरिटी के पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन बनाते जाएंगे। कैसे, यहां पर सबसे पहले बात देखेंगे आप यूएसए, यानी कि यूएसए किससे बिलोंग करेगा भैया, कौन सी आइडियोलॉजी से, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, जो 13 अप्रैल 1949 की बात करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या था, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं, जो कब बनाया गया, 49 की बात करते हैं। मेजर जो आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कितने सदस्य थे, 12 की बात करते हैं। अगर करंट में आप देखेंगे तो 31 की बात करते हैं, लेकिन अगर 1949 की बात करें तो आपको इसकी ओर जाना। अगर करंट में बात करें 2023 की तो आपको 31 बोलना है। अब ये 12 देश है, इनका लोगो था या बोल सकते मोटो या किसी चीज का सिंबल, वो सिंबल था बच्चे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। क्योंकि 12 देशों का मेन मतलब क्या था, एकता और अखंडता। कि अगर 12 है, 12 में से किसी एक पर भी कोई भी कंट्री अटैक करेगा तो वो क्या करेंगे, वो एक के ऊपर अटैक नहीं होगा, वो पूरे नाटो के ऊपर। जब पूरे नाटो पर होगा इसका मतलब पूरे अमेरिका और जितने भी कंट्री शामिल है वो उस अटैक को अपने ऊपर मानेंगे। इसका मतलब क्या है, दे विल यूनाइट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द अदर्स की बात करते हैं कि दूसरों से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा, दे माइट हैव यूनाइट। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं कि अमेरिका ने सबसे पहला संगठन बनाया नाटो,
दूसरे नंबर पे बात करते हैं सीएटो और तीसरे नंबर पे बात करते हैं सेंटो। ये सीएटो वही है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संगठन है जिन्होंने अपने आप को कहां पर, वेस्टर्न यूरोप से अलावा ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था कि यूरोप है, यूरोप कोल्ड वॉर का एपिक सेंटर माना जाता है। ये कितने भागों में था दोस्तों, ईस्ट वेस्ट। अब ये जो ईस्ट वाला पार्ट था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है यूएसएसआर को और ये करता है यूएसए को। तो यूएसए वालों ने कितने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, 3, जिसमें नाटो आ गया आपका, उसके बाद आप बात करते हैं सीएटो आ गया, सेंटो आ गया। तो इन तीनों का बनाने का मेन मोटिव क्या था कि ये वेस्ट पर तो कंट्रोल था ही था इनका, इसके साथ साथ ये किस पर कंट्रोल करना चाहते थे, ईस्ट पर। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर सामने वाला अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो क्या आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू विल कैन, है ना। जो आप क्या करेंगे उस चीज पर वो आप डेफिनेटली एक्शन लेंगे, एक्शन पे रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो अमेरिका ने ये घटनाएं 3 संगठन के रूप में क्या करी, प्रमोट करी। अब इसको रोकने के लिए यहां से यहां ना चाहते हैं। अब क्या यूएसएसआर कोई एक्शन नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो यूएसएसआर क्या करता है, एक बात करते हैं, आफ्टर 6 ईयर यानी कि 1955 में एक पैक्ट बनाते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वार्सा पैक्ट। इनका मेन मोटिव क्या था कि ये जो नाटो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उस पर क्या करना है, हमें कंट्रोल उसको वापस भेजना है, किसकी ओर, ईस्ट से आने से पहले इसको वेस्ट पे ही खत्म कर देना है। उसके साथ साथ अब कहेंगे यहां पर अमेरिका ने तो 3 संगठन बना लिया। आप बात करते हैं नाटो हो गया, सीएटो हो गया और सेंटो की बात करते हैं, लेकिन यूएसएसआर ने तो एक ही बनाया। इन्होंने संगठन एक बनाया लेकिन इन्होंने दोस्ती 2 कंट्री से कर ली, वो है वियतनाम और चाइना की बात करते हैं। और ये पहले दोस्ती क्यों अब इन्होंने प्रमोट करी, क्योंकि इनको लगने लग गया कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनकी पावर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज का एडवांटेज कौन लेगा, अमेरिका लेगा। और अमेरिका इस पर क्या कर देगा, 1961 वाली जो घटना है जो सोवियत संघ ने नहीं करी वो अमेरिका उन पर कर देगा। और 1991 से पहले ही अमेरिका क्या हो जाएगा, यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय देश हो जाएगा। तो ये इन्होंने इनसे दोस्ती करी और इनसे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जितनी भी दूरियां थी वो सब क्या करके क्रॉस चेक करके उनमें पॉजिटिव मैनर से आगे बढ़े। तो एक साइड में 3 यहां पे भी हो गए, 3 यहां पर, बराबर की टक्कर दोस्तों। तो यही तो एक सस्पेंस था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो गाइस हमारे ये आज का 3 टॉपिक था, कुल मिलाकर के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, उसके बाद आज का ये 3 टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच।